ये कुछ भी नहीं किए हैं, ये बतौलाबाजी की हैं। 15 लाख देंगे, बोले कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ है ये सब चीज़? ये सब बकवास की बातें की है। ये सब चीज़ से अब आदमी का जो है ना दिल भर गया है। और इन बदलाव चाहिए हम लोगों को, समझ गए ना। सेंटर में भी बदलाव चाहिए और हम लोग सोचते हैं कि कोई अच्छी सरकार बैठे जो जनता के लिए सोचे। लोग तो मैंने यही सब चीज़ करके, हमारे दादा परदादा एक संग रह चुके, एक संग खाना खाए, एक थाली में सब कुछ किए। ये पार्टी आके राम के नाम पर लड़वा रही है, समझ गए ना। ये तो पहले नहीं होता था। से जीतते हैं इनके हैकर बड़े बड़े हैं जो इनके विदेश में रहते हैं, ये समझ गए ना। ये ओरिजिनल वोटों से नहीं जीत पाते, ये हैकिंग करते हैं और जीतते हैं, समझ गए ना। और ये इसकी पार्टी जो है अभी इंडिया के सबसे पैसे वाली पार्टी है और ये जो चाहे वो कर सकते हैं। अब इसके आगे तो कोई बात ही नहीं है। तो बड़ा इशू है। हम तो कहते हैं कि वर्ल्ड में कहीं भी ईवीएम से नहीं होता है। 1-2 कंट्री में ईवीएम को हटा देने से क्या प्रॉब्लम होता है? मोदी जी को हटा दें ईवीएम, उसके बाद अपना जो पब्लिक जो चाहेगा अपना बैलेट पेपर में वोट दे के जीतेगा, जो जीतेगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। मेहनत करना पड़ेगा, नहीं मेहनत करने से फल नहीं मिलेगा। और ये जैसे राहुल गांधी मेहनत किया तो 2-4 जगह उनको 2-4 स्टेट मिला है। तो इस तरह से मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। अगर हम दिन भर यहाँ काम कर रहे हैं, अगर काम नहीं बिक्री करेंगे तो मेरे बाल बच्चे खाएंगे नहीं। देश सबसे अच्छा प्रधानमंत्री ममता बनर्जी बन सकती है। सबसे अच्छा प्रधानमंत्री अगर कोई बनेगा तो वह ममता बनर्जी। अगर सेकेंड चांस दिया जाए तो नीतीश कुमार। पूरा झोला भर के लाते थे, अभी 500 रुपये में पूरा आधा झोला भी नहीं भरता है, घर लौट के आना पड़ता है। क्या 500 रुपये में भी आपका झोला नहीं भर रहा? झोला नहीं भरता है, घर लौट के आना पड़ता है। और घर में बीवियों से 2 बातें सुनना पड़ता है कि क्या लाए हो, ये चीज़ क्यों नहीं लाए, ये चीज़ क्यों नहीं लाए। ये हमारे मोदी जी का करिश्मा है। ये बड़े लोगों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। और ऐसे सरकार को ऊपर वाला जितना जल्दी हटा दे उतना हम लोगों के ऊपर मेहरबानी होगा। उनको चाहिए अडानी, अंबानी, ये लोग का माने सपोर्टिंग। गरीब के लिए ममता बनर्जी बहुत अच्छी है, नेत्री है। हम लोग उनको पसंद करते हैं और हम लोगों को आशा है कि हम लोग उनको जिताएं। मेरे दादा पैदा हुए, परदादा पैदा हुए, हम पैदा हुए, मेरे पिताजी पैदा हुए, सब इसी देश में पैदा हुआ और एक संग रहे हम लोग। उनके भी बाप दादा हुए, एक संग काम पे आना जाना सब कुछ होता रहा, कभी कोई बात नहीं हुआ। ये बीजेपी पार्टी आ गई तो बस इसके नाम पर लड़वाना, उसके नाम पर लड़वाना, इसका ये करना, ये अच्छा काम नहीं है। काम करो ऐसा कि देश नाम करे। बहुत अच्छे नेता थे, हम लोगों को बहुत पसंद था। वैसा नेता चाहिए, वैसा नेता हो अटल बिहारी वाजपेयी जी का तरह। मैं उसको सही दिल से सलाम करता हूँ, बहुत अच्छे नेता थे। उनके जैसा नेता बीजेपी में और कोई पैदा नहीं होगा और ना हुआ है। बेशक वो बहुत अच्छे नेता थे, इस चीज़ को मैं सही दिल से मानता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है और आप देख रहे हैं सी स्टेटस टीवी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए। और हमारे साथ बात करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़े हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर लोकसभा इलेक्शन 2024 में उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। जहां एक तरफ बेरोज़गारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, उन पर क्या राय है और आने वाले 2024 में वो खुद को कहाँ पाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दादा आपका बहुत स्वागत है, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे चैनल सी स्टेटस टीवी में आने के लिए। तो सबसे पहले दादा अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद निज़ाम है। अच्छा निज़ाम जी, आप क्या करते हैं? मैं एक बिजनेस में हॉकरी करता हूँ यहाँ पे। और दादा आपका नाम? मोहम्मद जहांगीर। आप क्या करते हैं दादा? हम कारोबार, हम लोग भी कारोबार करते हैं, सब जगह कपड़ा बिजनेस करते हैं यहाँ। हम क्या समझे। सबसे पहला सवाल दादा मेरा आपसे ये है कि आपको लोकसभा इलेक्शन 2024 में, जैसे कि आप लोग जानते हैं अगले साल इलेक्शन होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के तौर पे कौन जीत के आ सकता है? देखिए हमारे बंगाल में जो है हमारी दीदी, ये हमारे लिए बेटर है। और सेंटर में मैं नहीं बता सकता हूँ, मगर हमारे बंगाल के लिए हमारी दीदी हम लोगों के लिए बेस्ट है। हम लोग इन्हीं को चाहते हैं और इनको जिताने की कोशिश करेंगे हम लोग। एक चीज़ और बताइए दादा कि अभी आप देखिएगा, अभी बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार थी 9 साल जो चली है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या उन्होंने बेरोज़गारी, महंगाई को दूर किया है? ये कुछ भी नहीं किए हैं, ये बतौलाबाजी की हैं। 15 लाख देंगे, बोले कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ है ये सब चीज़? ये सब बकवास की बातें की है।
ये सब चीज़ से अब आदमी का जो है ना दिल भर गया है और इन बदलाव चाहिए हम लोगों को, समझ गए ना। सेंटर में भी बदलाव चाहिए और हम लोग सोचते हैं कि कोई अच्छी सरकार बैठे जो जनता के लिए सोचे, अपने लिए नहीं। हाँ, 5 लाख का सूट और 20 लाख का बूट पहनने से जनता का बदलाव नहीं होता है। जनता का बदलाव होता है काम दिखाने से, समझ गए ना। और ये मोदी जी जो कुछ भी नहीं किए, ये सब बकवास की बातें हैं। इस बातों पे हमको कोई विश्वास नहीं है। अगर बदलाव होता है तो हमारे देश का उन्नति ज़रूर होगा, आज नहीं कल होगा, मगर ये सरकार बदलाव होना चाहिए। एक चीज़ और बताइए, अभी मान लीजिए एक इंडिया नाम का एक गठबंधन बना है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी उसमें साथ में है। एक तरफ देखिएगा नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं और भी बड़े बड़े नेता इसमें ज्वाइन किए हैं। आपको लगता है कि बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर ये जो गठबंधन बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, उसको ये लोग हरा सकते हैं? देखिए, बीजेपी पार्टी जो है ये पार्टी जो है ईवीएम से जीतती है। ईवीएम? हाँ, ईवीएम से जीतती है। इनका हैकर बड़े बड़े हैं जो इनके विदेश में रहते हैं, ये समझ गए ना। ये ओरिजिनल वोटों से नहीं जीत पाते, ये हैकिंग करते हैं और जीतते हैं, समझ गए ना। और ये इसकी पार्टी जो है अभी इंडिया के सबसे पैसे वाली पार्टी है और ये जो चाहे वो कर सकते हैं। अब इसके आगे तो कोई बात ही नहीं है। तो एक चीज़ बताइए, अगर ईवीएम के बारे में आप अगर जैसा कह रहे हैं, तो इसके अलावा तो और भी बहुत सारे जो इलेक्शंस हुए हैं, आप देखिएगा कर्नाटका में इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे तो कांग्रेस पार्टी जीती है ना। ठीक है, कांग्रेस पार्टी जीती, जहाँ मेहनत की है जीती है। मगर इससे पहले भी देखिए बिहार में हारी हुई पार्टी जीत गई। यहाँ हमारी दीदी एक घंटा पहले बोल रहा है भाई 1200 वोट से जीत गई, उसके बाद 15 मिनट के बाद बोल रहा 1200 वोट से हार गई। ये सब क्या है? तो आपको लगता है ईवीएम एक बहुत बड़ा इशू है? अगर ये जितने भी बड़ा इशू, ये सबसे बड़ा इशू है। हम तो कहते हैं कि वर्ल्ड में कहीं भी ईवीएम से नहीं होता है। 1-2 कंट्री में ईवीएम को हटा देने से क्या प्रॉब्लम होता है? मोदी जी को हटा दें ईवीएम, उसके बाद अपना जो पब्लिक जो चाहेगा अपना बैलेट पेपर में वोट दे के जीतेगा, जो जीतेगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। एक चीज़ बताइए कि अभी जैसा देश हमारा आगे जा रहा है, तो हम लोग ईवीएम को छोड़ के अगर बैलेट पेपर में जाएंगे तो फिर 3 दिन 4 दिन लगेगा आपका गिनने में, फिर बूथ कब्जा होगा। आपको नहीं लगता ये गलत है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए, वो जो होता था बेटर होता था और आदमी समझता था कि नहीं ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी जीतेगी, समझ गए ना। क्योंकि आप अपने हाथों से स्टाम्प मारे हैं तो उसको आपको पता चलता है कि ये पार्टी को हम मारे, ये पार्टी जीते। अभी ईवीएम का खेल है, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं सब फॉल्स निकल रहा है। मतलब कोई भी बटन आप टिपेंगे तो आपको लगता है कि वो बीजेपी का कमल ही खिलेगा? उसी में कमल में ही चला जाता है। तो आपको यह तो यकीन नहीं रहा, अब क्या किया जाएगा? आदमी जो है, जनता है, बेवकूफ़ बन के चला आता है। लेकिन एक बात बताइए, लेकिन इतनी जो पॉलिटिकल पार्टी है तो इनको तो कुछ करना चाहिए था ना। अगर इनको लगता है ईवीएम की वजह से अगर बीजेपी जीत रही है तो ये लोग हाथ पे हाथ दे के बैठे हुए। आपको नहीं लगता कि अगर ईवीएम की वजह से एक मुद्दा है तो इनको कुछ करना चाहिए या ऐसा कोई मुद्दा उठाना चाहिए? देखिए, अगर बहुत बार इस सब मुद्दा उठा, मगर मुद्दा उठ के भी मैंने इन लोगों ने सक्सेसफुल नहीं होने देता। सब चीज़ तो इन लोगों का है, किधर जाएगा मुद्दा लेके जाएगा कौन, किसके पास जाएगा? आप जाइए हाई कोर्ट उनका है, पुलिस जाइए उनका है। आज देखिए क्या हो रहा है, ये सब तो मतलब जनता एकदम थक चुका है। हम भी देखिए, हम मुस्लिम हैं, हम भी राम को मानते हैं। राम को ये नहीं कि नहीं हम लोग नहीं मानते, हम भी मानते हैं। मगर देखिए राम के नाम पर अभी लड़वा रहे हैं, जो चाह रहे हैं करवा रहे हैं। तो ये लोग तो मैंने यही सब चीज़ करके, हमारे दादा परदादा एक संग रह चुके, एक संग खाना खाए, एक थाली में सब कुछ किए। ये पार्टी आके राम के नाम पर लड़वा रही है, समझ गए ना। ये तो पहले नहीं होता था। आप कह रहे हैं कि ये जो अभी जो बीजेपी की पार्टी है, ये कोशिश ये करती है कि वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, मुस्लिम और हिंदू को लड़ाया जाए। बस इसका यही खेल है, इसके अलावा कोई खेल नहीं है। और इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई अच्छा काम करके दिखाए, बताए कि हाँ हम किया है। वो 15 लाख किधर गए, वो 2 करोड़ रोजगार किधर गए, ये सब इनकी तो थी बकवास वाली बातें, समझ गए ना। पब्लिक भी आप समझ रहा है, आस्ते आस्ते जो समझदार है वो समझ रहा है और समझ जाएगा तो इनका इस 2024 में बेड़ा पार है। एक चीज़ और बताइए कि जो अभी 9 साल का जो कार्यकाल रहा, ठीक है, 9 साल में जो विपक्षी पार्टी है ये अपने तरफ से वो मेहनत किया है या वो उसको, आपको क्या लगता है ये बीजेपी की सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए?
मेहनत तो किया है, तो 2-4 जगह इन लोगों ने जीता है। मेहनत करना पड़ेगा, नहीं मेहनत करने से फल नहीं मिलेगा। और ये जैसे राहुल गांधी मेहनत किया तो 2-4 जगह उनको 2-4 स्टेट मिला है। तो इस तरह से मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। अगर हम दिन भर यहाँ काम कर रहे हैं, अगर काम नहीं बिक्री करेंगे तो मेरे बाल बच्चे खाएंगे नहीं। तो इसी तरह से है, उनको भी मेहनत करना होगा तो गद्दी पे बैठना पड़ेगा। अगर नहीं मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अभी जो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रही है, और वेस्ट बंगाल में भी देखिएगा अभिषेक बनर्जी लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, आपको लगता है इसके अच्छे रिजल्ट पड़ेंगे 2024 लोकसभा इलेक्शन में? जी जी जी, ये हम बेशक ये अभिषेक का हम लोग साथ देते हैं। और हम लोग, मेरी दीदी तो है ही ऑलवेज राइट, हम लोग तो उनके साथ हैं हमेशा और रहेंगे जब तक कि दीदी है। इनको हम लोग कभी छोड़ेंगे नहीं। हाँ, कभी भूलेंगे नहीं और हराएंगे भी नहीं। हमारी ये वो वादा हम लोगों का। ऐसे जो भी है, बंगाल के लिए परफेक्ट नेता हम लोगों को मिला। ममता बनर्जी है। हाँ, ये ममता बनर्जी हमारे। एक चीज़ और बताइए कि अगर ममता बनर्जी को हम लोग देखें, अगर उनको अच्छी सीटें मिलती है लोकसभा इलेक्शन 2024 में बंगाल में, तो क्या ये प्रधानमंत्री के तौर पर आ सकती हैं? बेशक बेशक बेशक। अगर उसके सिवा देश सबसे अच्छा प्रधानमंत्री ममता बनर्जी बन सकती है। सबसे अच्छा प्रधानमंत्री अगर कोई बनेगा तो वह ममता बनर्जी। अगर सेकेंड चांस दिया जाए तो नीतीश कुमार। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए 42 यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं, तो आपको वेस्ट बंगाल में कितना सीट लग रहा है कि उनको आ सकता है? अब की तो हम लोग सोच रहे हैं कि 42 में नहीं भी नहीं तो 30 पार करेंगे हम लोग। तो 30 पार अगर कर देती हैं तो मेरे ख्याल से ये 30 जो सीटें अगर ममता बनर्जी को मिलती है तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस के बाद में उन्हीं को लगता है। अगर 30 मिला तो ये प्रबल दावेदार हो जाएंगे प्रधानमंत्री के बनने के रेस में। जी जी, हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार हम लोग प्रधानमंत्री हमारी ममता बनर्जी को बनाने का कोशिश है। और वही बने तो हम लोगों के लिए बहुत बेटर होगा, देश के लिए बेटर होगा, देश हित में बेटर होगा। देश को अगर उनकी जैसे नेत्री चाहिए और देश को चलाने के लिए ममता बनर्जी से अच्छी कोई नेत्री नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि आप लोग जब वोट देने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है कि आपके बच्चों को कौन अच्छा रोज़गार देगा, आपका बिजनेस कैसे चलेगा, या आप लोग क्या सोच के मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देती हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे किसी वक्त में आपने बीजेपी को दिया हो, आपके मन में चलता क्या जब वोट का बटन टिपने जाते हैं? हम लोग देखिए हम लोग तो बेरोजगारी है, महंगाई है, और देखिए अभी हर चीज़ महंगा है, तो हम लोग ये मुद्दे पे वोट देते हैं। मगर जब ये हमारे कांग्रेस के टाइम में 380 रुपये का सिलेंडर था, तो हमारी जो स्मृति ईरानी जी हैं, स्मृति ईरानी जी, हाँ, वो प्रीति ईरानी जी वो सिलेंडर पे बैठ के नाचती थी। आज 1200 रुपये का सिलेंडर है, आज वो कहाँ नाच रही है बैठ के? आज कहाँ नाच रही है? आज कुछ नहीं दिखाई दे रहा है उसको। ये आपके पास में ही लाल बाजार है, वहीं का वो प्रदर्शन की थी, हाँ, बारे में आप कह रहे हैं। हाँ, तो आज नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ आज देश कहाँ जा रहा है, महंगाई किधर जा रहा है। आज कोई बाजार में जाइए, सब साग सब्जी 50-60 रुपये से ऊपर है। हाँ, तो महंगाई बहुत ज़्यादा। हाँ, क्या खाएगा, कैसे बचेगा? बिक्री बाजार बट्टा यहाँ है नहीं, यहाँ रोजगार है नहीं, तो आदमी क्या खाएगा? एक टाइम खाएगा, एक टाइम भूखा सोएगा। एक चीज़ और बताइए, ज़्यादा पहले जो आप लोग बाज़ार लेने के लिए जाते थे, मान लीजिए आज इतवार का दिन है, सब्जी लेने के आप लोग गए, तो पहले आप लोग कितना रुपया लेके जाते थे जिससे झोला भर जाता था? अभी कितना रुपया लेके जाते हैं जिससे आपका झोला भर रहा है? अब पहले तो 200 रुपये में भैया पूरा झोला भर के लाते थे, अभी 500 रुपये में पूरा आधा झोला भी नहीं भरता है, घर लौट के आना पड़ता है। क्या 500 रुपये में भी आपका झोला नहीं भर रहा है? झोला नहीं भरता है, घर लौट के आना पड़ता है। और घर में बीवियों से 2 बातें सुनना पड़ता है कि क्या लाए हो, ये चीज़ क्यों नहीं लाए, ये चीज़ क्यों नहीं लाए। ये हमारे मोदी जी का करिश्मा है। ये बड़े लोगों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। और ऐसे सरकार को ऊपर वाला जितना जल्दी हटा दे उतना हम लोगों के ऊपर मेहरबानी होगा। वही जो कर्म करेंगे यार, कोई को दूसरा नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे कि आप जैसे लोकसभा इलेक्शन 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर ये गठबंधन की सरकार आती है और अगर प्रधानमंत्री के तौर पर अगर ममता बनर्जी को अच्छी सीटें मिलती हैं और वो जीत के आ जाती हैं, तो आपको कैसे लगता है कि ये जो आपकी जो महंगाई है, जो आपका झोला नहीं भर रहा है, ये वो सरकार आ जाएगी तो आपका झोला भर जाएगा? हम तो वो कर लेंगे, वो अगर रहेंगे, क्योंकि उसके पास इतना दिमाग है, एजुकेशन भी है, मास्टर ऊपर वाले के दया से उनके पास इतना एजुकेशन है कि वो इस चीज़ को घटा के अपनी जगह में लेके चली आएंगी। समझ गए ना? हम ये चीज़ को हम लोग जानते हैं। मगर जब ऊपर से मार होता है, सेंट्रल से मार होगा, तो ये क्या करेंगी बेचारी?
जब सेंट्रल से मार होगा तो ये एक स्टेट की भी ये मालिक है, इनको कुछ कर नहीं सकती है। ये हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं, हम लोग कोई जाहिल नहीं है। हमारे मोदी जी जो है वो तो माने उनको चाहिए अडानी अंबानी ये लोग का माने सपोर्टिंग। गरीब के लिए ममता बनर्जी बहुत अच्छी है, नेत्री है, हम लोग उनको पसंद करते हैं और हम लोगों को आशा है कि हम लोग उनको जिताएं और जिताएंगे, जैसा भी हो उनको जिताएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो वोट मिलता है इनको, ये सभी वर्गों का वोट मिलता है, मुस्लिम का भी उनको वोट मिलता है, हिंदुओं का वोट भी मिलता है, और भी जो रिलीजन है उनका भी वोट मिलता है। तो ममता बनर्जी एज ए सेकुलर नेता आप देखते हैं उनको? देखिए, ममता बनर्जी आज तक बंगाल में उनका भी 12 साल होने जी 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 12 साल होने जा रहा है। यहाँ कोई जात पाति का कोई आज तक कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, और कोई ऐसा ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब हम एक जात के हैं, सब हम एक जात के। हम भी राम को चाहते हैं, वो लोग भी अल्लाह को मानते हैं, वो लोग भी ये करते हैं। हम लोग को यहाँ ये सब कोई बात नहीं है। इतना अच्छा पीसफुल कोई एरिया नहीं है, कोई सिटी नहीं है, समझ गए ना। बंगाल में आप घूम रहे फिर रहे देख रहे, जी हाँ। हाँ, हमारे यहाँ ये सब चीज़ का भेदभाव नहीं है, हम सब एक है, सब ऊपर वाला का बनाया हुआ इंसान है, हम सब एक है और हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। हमारे यहाँ ये सब चीज़ नहीं है। और दीदी इस सब चीज़ पर बहुत सख्ती की हुई है, समझ गए ना। ना मुसलमान को ये कोई भी गलत करता है वो फौरन उस पर मिलता है, उनको फौरन सजा मिलता है। क्या वो किसी भी धर्म के हो? कोई भी धर्म का हो उसको एकदम सजा मिलना ही मिलना है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सबको उनको एकदम बराबर एक सजा दम देती है, समझ गए ना। तो इस आदमी को, ऐसे नेत्री को क्यों नहीं पसंद करेगा आदमी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्यों नहीं हमारा पसंद करेंगे। अब रह गया सवाल ये कि अगर आप राम को बांटना चाहते हैं, रहीम को बांटना चाहते हैं, तो ये राजनीतिक अच्छी नहीं है। क्योंकि देखिए, इसी देश में हमारे दादा पैदा हुए, परदादा पैदा हुए, हम पैदा हुए, मेरे पिताजी पैदा हुए, सब इसी देश में पैदा हुआ और एक संग रहे हम लोग। उनके भी बाप दादा हुए, एक संग काम पे आना जाना सब कुछ होता रहा, कभी कोई बात नहीं हुआ। ये बीजेपी पार्टी आ गई तो बस इसके नाम पर लड़वाना, उसके नाम पर लड़वाना, इसका ये करना, ये अच्छा काम नहीं है। काम करो ऐसा कि देश नाम करे। एक छोटा सा सवाल इसमें मैं जोड़ दूं कि आप जब प्रधानमंत्री थे आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उसको आप कैसे देखते थे? बहुत अच्छे नेता थे, हम लोगों को बहुत पसंद था। वैसा नेता चाहिए, वैसा नेता हो अटल बिहारी वाजपेयी जी का तरह। मैं उसको सही दिल से सलाम करता हूँ, बहुत अच्छे नेता थे। उनके जैसा नेता बीजेपी में और कोई पैदा नहीं होगा और ना हुआ है। बेशक वो बहुत अच्छे नेता थे, इस चीज़ को मैं सही दिल से मानता हूँ इस चीज़ को। तो ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट जुड़ी हुई लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए। आने वाले दिनों में और भी लोगों से हम लोग बात करेंगे। दादा, आपने हमारे साथ बात किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।